नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम आपके लिए पाश्चात्य विचारकों में मुख्यतः मैकियावेली और हॉब्स के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये स्पेशली इसमें कुछ विचार हैं, कथन हैं जिनको मैंने इस वीडियो नोट में समाहित किया है, जो शायद आपने कभी देखे भी होंगे और हो सकता है कभी ना भी देखे हों। तो वीडियो नोट को पूरा देखिएगा, अच्छे से एक एक प्रश्न को समझिएगा, देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप इन प्रश्नों का सामना जब करें तो आपको सही उत्तर ध्यान में आ जाए। आपके दिए हुए रेस्पॉन्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव ऐसे ही देते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है उसके ऊपर बात की गई है। तो मनुष्य स्वभाव की आसुरी व स्वार्थी जो प्रवृत्ति है वो राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना गया है। ठीक है, तो मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का यदि प्रमुख कारण आता है और वहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आता है कि मनुष्य के स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति, तो आपको इसमें टिक करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहेगी। तो मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या बताया, मनुष्य के स्वभाव की जो आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति है ये प्रमुख कारण रहा जिसके कारण से राज्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने के पीछे क्या कारण है। देखिए, मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक युग का जनक। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर क्या किया, प्रहार किया, पहली बात। दूसरा, राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया। मैंने एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा भी था एक बार 2-3 वीडियो नोट पहले कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपने वहाँ पे सही जवाब दिया था, मैकियावेली। तो ये भी एक कारण है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है, एक कारण ये ध्यान में रखिएगा कि मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर क्या किया, प्रहार किया। मध्य युग में जो विचारधारा थी उस पर क्या किया, प्रहार किया। और प्रहार करके क्या किया, राजनीति को धर्म और नैतिकता से क्या कर दिया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने की बात कौन करते हैं, मैकियावेली करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे, इम्पोर्टेंट मिलेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ही बनते हैं, है ना। ये तो आपको वीडियो नोट देखते हुए अंदाज़ा लग जाता है। यह कथन किसका है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो, राज्य की सुरक्षा पर संकट हो, उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करते हैं। ये क्या है, मैकियावेली का कथन है। देखो, मैकियावेली यहाँ पर राज्य की किस स्थिति का जिक्र कर रहा है, राज्य की उस स्थिति का जिक्र कर रहा है जब राज्य पे क्या आ जाए, राज्य की सुरक्षा पर संकट आ जाए, तो वहाँ पर नैतिकता को दूर रख देना चाहिए। नैतिकता को क्या करना चाहिए, दूर रख देना चाहिए। नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करते हैं। ये किसने कहा, मैकियावेली ने। कब, जब राज्य पर सुरक्षा का संकट आ जाए, राज्य की सुरक्षा का संकट महसूस हो, उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है, यह कथन किसने कहा या ये बात किसने कही कि बोंदा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह से करता है जोन्स। ये मैंने प्रश्न क्यों लिया, क्योंकि इसमें मैकियावेली का जिक्र है। मैकियावेली का क्या है, जिक्र है। अब आपको इसमें इस कथन को मैकियावेली की आलोचना के रूप में भी ले सकते हैं कि जोन्स महोदय बोंदा की यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं और बोंदा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरीके से करता है। कौन कहते हैं, जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आ गया तो बोलोगे ये कहाँ से आ गया परीक्षा में, यहाँ पे देख लो कि मैकियावेली का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हिटलर इसका अध्ययन करता था और मुसोलिनी इसे अपने सिरहाने
रख कर सोता था वो है द प्रिंस। आप सभी को पता है कि द प्रिंस मैकियावेली की एक श्रेष्ठतम रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। लेकिन इस प्रिंस के बारे में ये कहा जाता है, तो आपसे मैकियावेली का नाम ना आकर केवल ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हिटलर इसका अध्ययन करता था, इसे पढ़ता था और मुसोलिनी इसे अपने सिर के नीचे रख कर सोता था। तो जब मैकियावेली का नाम नहीं आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको साथ लिखा है कि मैकियावेली से क्या जुड़ता है और प्रिंस के बारे में कहा जाता है कि हिटलर इसको पढ़ता था और मुसोलिनी इसे अपने सिर के नीचे रख कर सोता था, ठीक है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक इसी प्रश्न पर, ये बात एक लाइक तो बनता है। यह कथन बताइए किसका है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। साधन नहीं, साजन वाला साजन छप गया। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतया उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। यह है मैकियावेली का कथन, ठीक है। ये साजन की जगह साधन है। तो राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए, पहली बात। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतया उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। ये मैकियावेली का कथन है। राजा को ये सुझाव है, राजा को ये निर्देश है कि उसको क्या करनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। ओके, तो मैकियावेली से संबंधित ये कुछ प्रश्न थे, आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये ध ओके। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हॉब्स की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों लेवियाथन। कौन सी रचना है? लेवियाथन। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन। हॉब्स की और अन्य भी रचनाएं हैं, वो मैंने आपको हॉब्स वाले चैप्टर में पढ़ाई है। यह कथन किसका है कि हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। सेबाइन। देखो, मैंने इसमें ज़्यादातर आपके जो कथन हैं, जो विचार हैं लोगों ने किसी के लिए कहे हैं या उन्होंने कहे हैं, उनको समाहित किया, क्योंकि कथन वाले प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं, विचार वाले। फिर हमें लगता है कि परीक्षा का लेवल बहुत ऊपर आ गया, तो क्यों ना हम इनको टाइम से ही समेट लें, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो फिर से आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया है तो फिर मत दबाना लाइक कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यह कथन किसका है कि हॉब्स पूर्णतः क्या है? भौतिकवादी था। उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। किसने कहा? सेबाइन ने। किसके बारे में कहा? हॉब्स के बारे में कहा। नेक्स्ट देखिए, यह विचार किसका है कि थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना सुनना। युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही सदैव संलग्न रहता है। अवसर पाते ही वह सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है और स्वयं को जीवित रखने में तथा स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को ध्वस्त करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता। हॉब्स का कथन है। इतना बड़ा कथन और छोटा सा आंसर हॉब्स। देखा ना? तो युगों से भूखा और अतृप्त मानव की वर्ड पकड़ लीजिए। दूसरों को ध्वस्त करने में नहीं हिचकता की वर्ड पकड़ लीजिए। किसने कहा? हॉब्स ने। किसने कहा? हॉब्स ने। सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है मौका मिलते ही की वर्ड पकड़ लीजिए। किसने कहा? हॉब्स ने। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स के द्वारा किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठ माना गया है? तो हॉब्स के द्वारा राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया गया है। हॉब्स एक नग्न निरंकुशतावाद की स्थापना करते हैं। ये किसका कथन है? वाहन का। किसका कथन है ये? वाहन का। हॉब्स को नग्न निरंकुशतावादी कहा वाहन ने। हॉब्स एक नग्न निरंकुशतावाद की स्थापना करते हैं। कोई किसका कथन है? वाहन का। नेक्स्ट देखिए, कानून की परिभाषा देते हुए यह किसने कहा कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है? हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने यहाँ पर वास्तविक कानून के बारे में कहा कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। मतलब वास्तविक कानून उसी व्यक्ति के आदेश होंगे। वो व्यक्ति है ना, उसका जो आदेश है वही वास्तविक कानून है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये किसका कथन है? थॉमस हॉब्स का।
यह कथन किसका है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उन सब में हॉब्स कदाचित महानतम है। सेबाइन का ये कथन है। दोस्तों, सेबाइन को हॉब्स ने महानतम बताया किस दृष्टि में कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, हॉब्स कदाचित महानतम है। ये कौन कहते हैं? सेबाइन। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो नोट में आपके साथ में जिन प्रश्नों पर चर्चा की वो मैकियावली और हॉब्स से संबंधित थे। बाकी जितने फैक्ट क्वेश्चन हैं आप उनको पढ़ते रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने ऐसे प्रश्न लेकर आए जाएं जो परीक्षा में आपको हवा लगते हैं। क्या लगते हैं? हवा। ये कहाँ से आ गया? ठीक है ना, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, हालांकि कोई गारंटी नहीं है। 2015 का जो स्कूल लेक्चर का पेपर था उसके बाद में जितने पेपर हुए सब में पैटर्न चेंज हुआ है। आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक लाइन और ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो मिलान प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं या फिर आपके सामने परिभाषाएं, विचार या इनमें से इसका कौन सा विचार नहीं है। तो हम बूंद बूंद से घड़ा भरने वालों में से हैं। ठीक है ना, एक बार में आपको नहीं ठोक दिया जाता। तो पिछले 2-3 साल से मैंने कितने वीडियो नोट आपको पॉलिटिकल साइंस पे दिए हैं और मेरी कोशिश क्या रही है, हमेशा से जो भी पुराने जुड़े हुए हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि सरल भाषा में आपके साथ में कंटेंट साझा किया जाए। ठीक है, इतने लंबे समय से आपके लिए जो कार्य हो रहा है वो भी स्वयं से प्रेरित होकर स्व इच्छा से। आजकल इस भौतिक ज़माने में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मेरी नज़र में वो धन्यवाद का पात्र है। और हालांकि बाकी चीज़ें आप पे है। वीडियो नोट को शेयर कितना करते हैं और इसे लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाते हैं, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप में शेयर करते हैं, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हमारा काम भी निरंतर जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।